हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे क्लास 11th के अकाउंट्स बुक का सेकंड चैप्टर दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये टर्म्स स्टडी करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट जब तक आप अकाउंट स्टडी करोगे और आगे भी इन योर करियर इन योर फ्यूचर ये टर्म्स बहुत यूज़ होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। Basic accounting terms. So the first term is business. Now what is business? As you know, business is known as व्यवसाय। हम हिंदी में बिजनेस को क्या बोलते हैं? व्यवसाय। और आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर आपने वर्ड यूज किया होगा बिजनेस की जगह ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज। मीन्स हम बिजनेस को हम ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं और एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं, राइट। अब हम ये बोलते हैं हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में आपने क्या ओपन किया है? फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस में क्या ओपन करी है? फर्म। आप ये बताओगे किसी भी अपने फ्रेंड को, किसी भी अपने कस्टमर को कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में मैंने क्या ओपन करी? एक फर्म ओपन करी है। तो जब भी आप स्टडी करोगे आप देखोगे कि कहीं कहीं पर अकाउंटिंग में फर्म वर्ड यूज़ किया गया है, तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक करना चाहिए। अगर हम वर्ड यूज़ करें फर्म, तो फर्म मीन्स बिजनेस, राइट। अब फर्म में भी सिंगल ओनरशिप फर्म, और इट मे बी पार्टनरशिप फर्म। Now what is single ownership and what is partnership? Single ownership means कि you are the single owner. Suppose मैं अकेली बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो दैट मीन्स आई एम द सिंगल ओनर, मेरे साथ कोई नहीं है, तो उसको बोलेंगे सिंगल ओनरशिप फर्म, राइट। सेकेंड वन इज पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा फ्रेंड और मेरी फ्रेंड मिलकर क्या स्टार्ट करने वाले? बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो मैं अकेली बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रही, मेरे साथ मेरा पार्टनर भी है, दैट मीन्स मैं फर्म ओपन कर रही हूँ और इन अ पार्टनरशिप, राइट। और कभी कभी हम बिजनेस में क्या ओपन कर देते हैं? कंपनी ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स बताने का मेरा मोटिव ये है कि आप जब भी अकाउंट स्टडी करोगे तो बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज, फर्म, कंपनी, ये वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं, राइट। So now come to next term, that is proprietor. Now who is a proprietor? Proprietor is a person who is going to start the business. अगर हम सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें, प्रोप्राइटर कौन होता है? आपका ओनर और बिजनेसमैन। लेकिन अकाउंट्स में हम ओनर को, बिजनेसमैन को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस, ही मे कंसिडर्ड एज द ओनर और द बिजनेसमैन, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, गुड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, गुड्स। नाउ व्हाट इज गुड्स? गुड्स मीन्स इन विच योर पर्टिकुलर बिजनेस इज गोइंग टू डील, जिसमें आपका बिजनेस डील करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ शूज बिजनेस, मैं शूज़ प्रोड्यूस करूँगी, तो दैट पर्टिकुलर शूज़ इज नोन एज द गुड्स फॉर माई बिजनेस। यानी कि जिस चीज़ में भी आपका बिजनेस डील कर रहा है, वो कोई भी चीज़, जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, वो शूज़ प्रोड्यूस कर रहा है, वो पेन प्रोड्यूस कर रहा है, वो कार प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिस चीज़ में भी वो डील करता है उसको हम बोलते हैं गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, मारुति सुजुकी लिमिटेड। आप बताओ मारुति सुजुकी लिमिटेड किस चीज़ में डील करती है? किस चीज़ में डील करती है? कार में डील करती है, वो कार प्रोड्यूस करती है। तो कार इज कंसिडर्ड एज द गुड्स फॉर मारुति सुजुकी लिमिटेड, राइट। तो जिस चीज़ में भी हमारा बिजनेस डील करता है या जिस चीज़ में भी या जो भी वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम बोलते हैं गुड्स। क्लियर? नाउ कम टू फोर्थ,
इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एसेट्स। हिंदी में बोलते संपत्ति। अगर मुझे अकाउंटिंग में एसेट्स को एक टर्म में डिफाइन करना पड़े तो आई कैन से दैट एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। ये जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती है वो क्या कहलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताओ कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज में क्या कंसीडर करोगे, क्या लोगे, क्या एग्जाम्पल लोगे? तो आप बोलोगे कैश, मेरे पास जो कैश है वो मेरे कैश इन माई पॉकेट, और यू कैन सी दैट कैश एट माई बैंक, वो उसमें मेरा हक है, दैट इज माई एसेट्स, राइट। तो फॉर और अनदर एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, आपका हाउस, आपकी कार, आपके हाउस में जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फ्रिज, हाउस होल्ड थिंग्स, सो दीज ऑल द आइटम्स कंसिडर्ड एज ए प्रॉपर्टीज़। और इन सब आइटम्स पे आपका हक है, और जिस चीज़ पे भी आपका हक है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रॉपर्टीज़ कहलाती है, बिकॉज वो आपसे बिलोंग करती है। सिमिलरली एक बिजनेस की भी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, और उन प्रॉपर्टीज़ पे बिजनेस का क्या होता है, हक होता है, वो बिजनेस से बिलोंग करती है। तो जो भी चीज़ बिजनेस से बिलोंग करती है या जिस चीज़ पर भी बिजनेस का हक होता है वो क्या कहलाती है, बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। और प्रॉपर्टीज़ को हम क्या वर्ड बोलते हैं, एसेट्स, राइट। तो जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज एसेट्स, तो आपके माइंड में एकदम से जाना चाहिए कि एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म। अब अगर मैं फर्म वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो आपके माइंड में क्या जाना चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, राइट। तो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म विच इज इन इट्स पोजेशन। मैंने क्या वर्ड यूज किया है, पोजेशन। मीन्स कोई भी चीज जो बिजनेस की कस्टडी में होती है, जो उसके हक के अंदर होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी एसेट्स कहलाती हैं। क्लियर। अब मैंने जो आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिए थे, वो एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज के, राइट। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल की किसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, फर्म की प्रॉपर्टीज या फर्म के एसेट्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड मीन्स एट प्रेजेंट आपकी कंपनी में, आपकी फर्म में, आपके एंटरप्राइज में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश अवेलेबल है और उस कैश पे आपका हक है, तो अगेन इट्स योर प्रॉपर्टी और यू कैन से दैट इट्स योर एसेट्स। कैश एट बैंक, ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस का बैंक के अंदर अकाउंट होगा और उस अकाउंट के अंदर क्या डिपॉजिट होगी, मनी डिपॉजिट होगी। तो कैश एट बैंक, द अमाउंट विच इज डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट, अब वो भी आपसे बिलोंग करते हैं, उस पर आपका हक है, तो अगेन इट्स योर प्रॉपर्टी। अनदर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, आपका बिजनेस जिस लैंड पे बना हुआ है और जो बिल्डिंग है वो आपसे बिलोंग करती है, दैट इज योर एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी, आपके बिजनेस के अंदर 10 मशीन्स हैं, वो आप परचेज करके लाए हो, वो आपसे बिलोंग करती है, दैट इज अगेन योर एसेट्स। वो मशीनरी आपकी पोजीशन में, आपकी कस्टडी में है, दैट इज योर एसेट्स, राइट। सो मशीन्स, प्लांट मीन्स द एरिया जहाँ पे आपका मशीन का क्या होता है, सेटअप होता है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रूम में आपकी 10 मशीन्स है, तो वो जो रूम होगा जहाँ पे आपकी 10 मशीन सेटअप है, दैट रूम इज नोन एज योर प्लांट। नेक्स्ट एग्जांपल इज फर्नीचर, नेक्स्ट इज गुड्स। ऑब्वियसली आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। सपोज मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ शूज़ बिजनेस, मैं शूज़ प्रोड्यूस करूँगी, तो वो जो शूज़ हैं, शूज़ इज़ कंसिडर्ड एज माई गुड्स। अब वो गुड्स मैंने बनाए हैं, क्लियर, तो उस पर मेरा राइट है, तो दैट, और वो गुड्स मेरी कस्टडी में है, क्लियर, तो वो मेरी कस्टडी में है, तो वो क्या कहलाएंगी, मेरी प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी, और प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, क्लियर।
सो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म विच इज इन इट्स पोजेशन। एसेट्स हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी कस्टडी के अंदर होती है या जिस चीज़ पे हमारा हक होता है वो क्या कहलाती है, हमारी एसेट्स कहलाती हैं। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ एसेट्स। टाइप्स, वैसे तो आप देखोगे कि एसेट्स इज ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स, राइट, बट हेयर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम हम स्टडी करेंगे ओनली 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट्स एंड सेकेंड वन इज करंट एसेट्स। क्लियर? तो हम ये स्टडी करेंगे एसेट इज ऑफ 2 टाइप, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नाउ व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स? आपके बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको आप परचेज करते हो, क्लियर, बट आप उनको दोबारा से सेल नहीं करते। आप उन एसेट्स की हेल्प से क्या करते हो, गुड्स प्रोड्यूस करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस के अंदर 10 मशीन्स लगाई हैं। अब वो जो 10 मशीन्स है, ऐसा तो नहीं है कि आप उनको आज परचेज करके लाए और आप उनको कल सेल कर दोगे, नहीं। आप उन मशीन की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करोगे, गुड्स प्रोड्यूस करोगे, गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे, राइट। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उन मशीन्स को कॉन्टिन्यूसली बिजनेस के अंदर यूज़ कर रहे हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिन एसेट्स को हम अपने बिजनेस के अंदर लॉन्गर पीरियड तक यूज़ करते हैं उनको हम सेल नहीं करते, दीज एसेट्स आर नोन एज नॉन करंट एसेट्स, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही सारे एग्जाम्पल्स लूँ तो लैंड एंड बिल्डिंग, आपकी बिजनेस जिस लैंड पे बना हुआ है, राइट, उस आपके बिजनेस की जो बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी, आपने जो भी मशीन्स लगाई हुई हैं और जो प्लांट है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल भी बोल सकते हैं आप, दीज आर योर एसेट्स, राइट। बट ये ऐसी एसेट्स है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप बिजनेस के अंदर कॉन्टिन्यूसली यूज़ करोगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन एसेट्स को आप सेल नहीं करोगे, राइट। तो ये एसेट्स कौन सी कैटेगरी में आएंगी, आपकी नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज करंट एसेट्स। आपके बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप अपने बिजनेस में नहीं रखना चाहते, आप चाहते हो कि वो क्या हो जाए, सेल हो जाए, राइट। अब सेल मीन्स सपोज मैंने ये मार्कर प्रोड्यूस किया है, क्लियर। अब ऑब्वियसली मेरा बिजनेस किस में डील करता है, इन प्रोड्यूसिंग मार्कर, क्लियर। तो ये जो मार्कर है, मार्कर इज कंसिडर्ड एज अ गुड्स फॉर माई बिजनेस। अब ये जो गुड्स मैंने बनाया है, यानी कि जो मार्कर मैंने बनाया है, मैं नहीं चाहूँगी कि ये मेरे बिजनेस के अंदर ही रहे, मैं चाहूँगी ये जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, सेल हो जाए। अब ये जो मार्कर है ये मैं किसको दूंगी, कस्टमर को दूंगी। कस्टमर इन रिटर्न मुझे क्या देगा, मनी देगा। तो ये जो गुड्स है, गुड्स माई एसेट्स, और ये गुड्स जब मैं कस्टमर को दूंगी, कस्टमर उसके बदले मुझे मनी देगा, यानी कि ये गुड्स किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। और हम ये मानकर चलते हैं कि ये हम विद इन 1 ईयर तो सेल कर ही देंगे, ये विद इन 1 ईयर तो कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो करंट एसेट्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये वो एसेट्स होती हैं या वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं विद इन 1 ईयर। और ये बेसिकली हम किस लिए प्रोड्यूस करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, टू सेल करने के लिए। इन एसेट्स को हम सेल नहीं करते, बट ये किस लिए होती है, दीज आर मेंट फॉर सेल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अभी फिलहाल सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल लूँगी, गुड्स। आपने गुड्स बनाया, आपकी प्रॉपर्टी है, आपसे बिलोंग करती है, राइट, आपकी एसेट्स है, बट आप चाहोगे कि ये क्या हो जाए, सेल हो जाए। और अगर ये सेल हो जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। और कैश में कन्वर्ट हो जाएगी दैट मीन्स आपकी एसेट किस में कन्वर्ट होगी, कैश में, विद इन 1 ईयर। तो दैट बिकम्स योर करंट एसेट्स। तो अगेन एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं इसका। दीज आर लॉन्ग टर्म एसेट्स, दीज आर शॉर्ट टर्म और एक्टिव एसेट्स। इसको हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं और एक्टिव एसेट्स भी बोल सकते हैं, राइट। These are long term assets, these are short term or active assets. These are not meant for sale, these are meant for sale. Non-current assets are continuously used in the business for the production of goods and services. And the current assets को किस तरीके से define करेंगे? These are those assets which are converted into cash within 1 year. Clear? So these are the example. I hope आपको ये point clear हो गया होगा। और
अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ हम आगे बढ़ते हैं। ये 4 पॉइंट कवर हो गए आपके बेसिक टर्म्स के। नाउ 5th पॉइंट इज लायबिलिटीज। अब जिस तरीके से आपने एसेट्स को एक टर्म में डिफाइन किया, दैट इज प्रॉपर्टीज, सिमिलरली लायबिलिटीज को अगर मुझे एक टर्म में डिफाइन करना पड़े तो दीज आर द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस, और हिंदी में इसे बोल सकते हैं कर्ज, उधार, कर्ज उधार। ऑब्वियसली अगर हम बिजनेस सेटअप करते हैं तो जो फंड्स, जो कैश हमारे पास अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है वो सफिशिएंट हो सकता है आपको किसी से उधार लेना पड़े, पैसे आपको किसी से उधार लेने पड़े, आपको कर्ज लेना पड़े, आपको बैंक से लोन लेना पड़े। तो आपने लोन लिया है, अगर फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया है 50,000 रुपीज़ का, तो जब तक बिजनेस आपका उस लोन को रीपे नहीं करेगा तो आपके ऊपर क्या रहेगा? ऑब्लिगेशन रहेगा, आपके ऊपर लायबिलिटीज रहेगी कि आपको वो लोन क्या करना है? रीपे करना है, आपको वो लोन चुकाना है। तो जब भी आपसे कोई पूछे जाए व्हाट इज लायबिलिटीज, तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक करना चाहिए, लायबिलिटी मीन्स कर्ज, उधार, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, मुझे मेरे बिजनेस को वो क्या करना है? पे करना है, चुकाना है वापस। क्लियर? तो लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन विच अ फर्म नीड टू पे, जो फर्म को क्या करने हैं? पे करने हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगी। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो हम आगे धीरे धीरे कवर करेंगे। क्लियर? बट अभी फिलहाल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यही आप समझो बैंक लोन। अब जैसे एसेट्स के टाइप्स है, सिमिलरली आपके लायबिलिटीज के भी टाइप्स हैं। लायबिलिटीज कि क्या टाइप्स है? वन इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बैंक लोन का। अब अगर आपने बैंक लोन लिया है फॉर अ 5 ईयर, तो ऑब्वियसली आपने लोन लिया है तो आपके ऊपर कर्ज हो गया, तो बैंक लोन इज योर लायबिलिटी। बट अगर आप इस लोन आपने कितने टाइम पीरियड के लिए? 5 ईयर्स के लिए लिया है, यानी कि आप इस लोन को विद इन 5 ईयर्स या आफ्टर 5 ईयर्स क्या करोगे? रीपे करोगे, यानी कि आफ्टर 1 ईयर हम लेके चलते हैं। तो जो लायबिलिटीज, जो कर्ज, जो उधार आपको आफ्टर 1 ईयर के बाद पे करने होते हैं, वो लायबिलिटीज या वो उधार क्या कहलाती हैं? आपके नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाती है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज means these are those obligation which a firm need to pay after 1 year। कोई भी ऐसा उधार, कोई भी ऐसा कर्ज जो फर्म को 1 साल के बाद चुकाना है, वो क्या कहलाता है? आपका लॉन्ग टर्म, वो क्या कहलाता है? आपकी लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज करंट लायबिलिटीज। अब जो उधार फर्म को विद इन 1 ईयर रीपे करना होता है, वो क्या कहलाता है? आपका करंट लायबिलिटीज। क्लियर? आफ्टर 1 ईयर वाला किस में चला जाएगा? आपका नॉन करंट लायबिलिटीज में, और विद इन 1 ईयर वाला किस में चला जाएगा? करंट लायबिलिटीज में। अब यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं बैंक लोन। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉन्ग टर्म बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? शॉर्ट टर्म बैंक लोन। तो शॉर्ट टर्म से आपके माइंड में ये चला जाएगा, ये सपोज आपने बैंक लोन लिया 5 ईयर्स के लिए, तो 5 ईयर्स क्या हो गए? मोर देन 1 ईयर के बाद आपको ये लोन चुकाना है, तो ये आपकी होगी नॉन करंट लायबिलिटीज। और शॉर्ट टर्म बैंक लोन आपको लोन चुकाने विद इन 1 ईयर, तो ये क्या होगी? आपकी करंट लायबिलिटीज। डन? नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स पूंजी। अब जब एक प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्ट मीन्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस के अंदर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है। सपोज मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ और मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग में बिजनेस के अंदर कितना कैश लेकर आई हूँ? मैं 50,000 रुपीज़। क्लियर? मैंने बिजनेस के अंदर 50,000 रुपीज़ कैश लगा दिया। तो और उसके अलावा मेरे पास एक फर्नीचर पड़ा हुआ था, सपोज मेरे पास एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, तो मुझे मेरे बिजनेस के अंदर रिक्वायरमेंट थी, तो वो सोफ़ा मैं परचेज़ नहीं करके लाई, वो सोफ़ा मैंने अपने पर्सनल, अपने घर से उठाकर बिजनेस के अंदर लगा दिया। सपोज
40,000 रुपीज़ का। क्लियर? तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस मैंने बिजनेस के अंदर क्या इन्वेस्ट करी? 2 थिंग, वन इज कैश 50,000 रुपीज़ का, वन इज फर्नीचर दैट इज 40,000 रुपीज़ का। सो हम ये बोलेंगे कि हमने बिजनेस के अंदर कितनी पूंजी लगा दी? 90,000 रुपीज़ की। क्लियर? तो हम कैपिटल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? कैपिटल इज द अमाउंट, इसको हम अमाउंट बोल सकते हैं। टोटल अमाउंट कितने का है? 90,000 रुपीज़ का। तो कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ओनर। क्लियर? विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। क्लियर? यानी कि एक ओनर बिजनेस के स्टार्टिंग के टाइम पे जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है वो अमाउंट क्या कहलाता है? आपका पूंजी कहलाता है, वो अमाउंट आपका कैपिटल कहलाता है। और वो अमाउंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और मे बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड, क्योंकि जो फर्नीचर है, फर्नीचर इज नॉट अ कैश, इट्स अ काइंड फॉर्म कैपिटल। क्लियर? तो जो भी अमाउंट एक ओनर बिजनेस के अंदर लगा रहा है बिजनेस के स्टार्टिंग के टाइम, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, वो क्या कहलाता है? आपका कैपिटल कहलाता है। क्लियर? ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब कैपिटल का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल। असेट्स मीन्स प्रॉपर्टीज। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैश, आपकी फर्म के अंदर कैश है 50,000 रुपीज़। बैंक, आपके बैंक में 40,000 रुपीज़ है। फर्नीचर, आपके पास आपके बिजनेस के अंदर 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर है। प्लांट एंड मशीनरी, 60,000 की प्लांट एंड मशीनरी है। लैंड एंड बिल्डिंग, 40,000 की लैंड एंड बिल्डिंग है। तो टोटल अगर मैं करूं 2 लाख, आपके बिजनेस के अंदर टोटल प्रॉपर्टी कितने की है? 2 लाख रुपीज़ की है। क्लियर? अब सपोज ये जो 2 लाख अमाउंट इन्वॉल्व है, यानी कि ये जो फर्नीचर में जो अपने 10,000 रुपये लगाए हैं, प्लांट एंड मशीन में 60,000 रुपीज़ लगाए हैं और लैंड एंड बिल्डिंग में जो 40,000 रुपीज़ लगाए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपके खुद के पैसे हों। हो सकता है आपके पास शॉर्टेज ऑफ मनी पड़ रही हो तो आपने बैंक से लोन ले लिया हो। तो आपने क्या किया? सपोज ये जो 3 चीज़ें हैं, आपके पास कुछ शॉर्टेज ऑफ मनी पड़ गया, आपने क्या किया? बैंक से लोन ले लिया। कितने रुपीज़ का? 50,000 रुपीज़ का आपने क्या किया? बैंक से लोन ले लिया। क्लियर? तो अगर मैं 50,000 यहाँ से माइनस कर दूँ तो जो 1,50,000 आया है दैट इज़ योर कैपिटल, राइट? तो मैं दोबारा से आपको एक बार बता देती हूँ, पहले आप मेरा एक सेंटेंस सुनो। कैपिटल में हम वो अमाउंट इन्वॉल्व करते हैं जो अमाउंट ओनर का खुद का है, जो उसने खुद से इन्वेस्ट किया है। क्लियर? वो उसको बोलते हैं हम कैपिटल। अब जो उसने बाहर से लोन लेकर लिया है वो उसका थोड़ी ना हो सकता है, उस पर आपका हक थोड़ी ना उस अमाउंट पे, वो तो आपको रीपे करना है। तो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर कैपिटल। कैपिटल के अंदर वो अमाउंट इन्वॉल्व है या वो थिंग्स इन्वॉल्व है जो आपकी खुद की हैं, आपने उसके लिए बाहर से कहीं से भी मनी बोरो नहीं करी है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अब आप इस एग्जाम्पल को समझो। आपके पास आपके बिजनेस के अंदर जो टोटल एसेट्स हैं वो कितने रुपीज़ की है? 2 लाख रुपीज़ की है। अब ये जो 2 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट इन्वॉल्व है एसेट्स में, ये ज़रूरी नहीं है आपके खुद के पैसे हों, राइट? आप हो सकता है आपने कुछ बोरो किया हो, आपके पास उस टाइम पे मनी की शॉर्टेज पड़ गई हो, आपको फर्नीचर खरीदने में पैसों की ज़रूरत पड़ी हो, आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में पैसों की ज़रूरत पड़ी हो, या आपको लैंड एंड बिल्डिंग में पैसों को खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी हो। तो आपने क्या किया? उस टाइम पीरियड में आपने 50,000 रुपीज़ का लोन ले लिया बैंक से। क्लियर? तो आपकी प्रॉपर्टी कितने की है? 2 लाख रुपीज़ की। ऑब्वियसली भले ही आपने लोन लेके लिया है बट है तो आपकी प्रॉपर्टी, लोन तो आप रीपे कर दोगे, प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो आपकी प्रॉपर्टी कितनी रुपीज़ की? 2 लाख रुपीज़ की। 50,000 रुपीज़ का आपने बैंक से लोन लिया है। तो कैपिटल, तो इस पूरी एसेट्स के अंदर आपको खुद का अमाउंट कितना इन्वॉल्व है? 2 लाख में से क्या माइनस कर देंगे? लोन जो आपने बैंक से लिया है। तो 1,50,000 क्या हो गई आपकी कैपिटल, जो अमाउंट आपको खुद का है। यानी कि उस बिजनेस के अंदर आपका खुद का कितना अमाउंट इन्वॉल्व है? 1,50,000, दैट इज योर कैपिटल। क्लियर?
आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आपको और अनदर एग्जाम्पल लेके ये कैपिटल और अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी। क्लियर? बट बस आपको अपने माइंड में सिर्फ एक बात रखनी है, कैपिटल मीन्स वो अमाउंट जो आपका खुद का है, जो बिजनेस में आपने खुद से लगाया है। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, डेटर्स। इसको बोलते हैं डेटर्स, जिसमें बी आपका साइलेंट होता है, डेटर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं देनदार। अब ना हु इज अ डेटर? बेसिकली डेटर इज अ पर्सन टू whom goods sold on credit by the firm। ऑब्वियसली आप गुड्स के आप कंपनी के अपनी फर्म के अंदर क्या बना रहे हो? गुड्स बना रहे हो। अब आप ये नहीं चाहोगे कि वो गुड्स आपकी कंपनी में अंदर रखे रहे, आप चाहते हो कि वो गुड्स क्या हो जाए, कस्टमर को सेल हो जाए। ठीक है? अब जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो कुछ गुड्स आप कैश बेसिस पे सेल करते हो, कुछ गुड्स आप क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हो। मीन्स कैश बेसिस मीन्स आपने कस्टमर को गुड्स दिया, कस्टमर ने आपको इन रिटर्न क्या दिया? पैसे दे दिए, कैश दे दिया। ठीक है? बट कुछ कस्टमर्स आपसे वो गुड्स लेकर जाते हैं बट वो पैसे नहीं देकर जाते, यानी कि वो आपसे गुड्स लेकर गए, यानी कि आपने उनको गुड्स सेल किया, पर किस पे सेल किया है? उधार पे सेल किया है। वो अभी आपको फिलहाल पैसे नहीं देंगे, वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पैसे देंगे। क्लियर? तो डेटर्स के अंदर वो लोग आते हैं जिनको हमारी फर्म उधार पर गुड्स मीन जिसमें हम डील कर रही है, हमारी फर्म जिसमें डील कर रही है, जिसको हमारी फर्म उधार पे गुड्स क्या कर रही है? बेच रही है। क्लियर? तो मैंने क्या लिखा है? डेटर इज द पर्सन टू whom गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय द फर्म। डेटर्स वो पर्सन है जिसको हमारी फर्म ने उधार पे गुड्स सोल्ड किया है। इन लोगों ने आपको पैसे नहीं दिए हैं, ये लोग आपको फ्यूचर में पैसे देंगे, देनदार हैं ये आपके, देंगे आपको पैसे, और इन पैसों पे आपका हक है। ऑब्वियसली आपका हक है, तो और जिस चीज़ पे भी आपका हक होता है वो क्या कहलाती है? आपकी एसेट्स कहलाती है। राइट? सो डेटर इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट। डेटर इज एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। क्लियर? अब एसेट्स अगेन इट्स ऑफ टू टाइप, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो जो ये वाला डेटर है ये किसके अंदर आएगा? आपका करंट एसेट्स के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा यहाँ लिख रही हूँ, डेटर्स। क्लियर? सो अब मैंने इसको यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप कस्टमर को गुड सोल्ड करोगे तो आप ये चाहोगे कि ये जो डेटर्स हैं, ये जो लोग हैं, ये कस्टमर्स हैं, ये आपको विद इन 1 ईयर तो पेमेंट कर ही दे। क्लियर? तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे करंट एसेट्स में लिखा है, क्योंकि करंट एसेट्स वही एसेट्स होती हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन 1 ईयर। क्लियर? ये क्लियर है आपको? अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल माई फर्म गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट ऑफ ₹50,000। सो जो राम है, राम इज कंसिडर्ड एज अ डेटर्स ऑफ द फर्म। क्लियर? तो ये आपकी एसेट्स है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। मैंने पहले यहाँ पे डेटर्स नहीं लिखा था क्योंकि उस टाइम पे आपको ये समझ में नहीं आता, बट आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है? नाउ नेक्स्ट टर्म इज क्रेडिटर। इसको हिंदी में बोलते हैं लेनदार। लेनदार। अब जब हम अपनी कंपनी के अंदर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, अब गुड्स किससे बनते हैं? रॉ मटेरियल से। या सपोज आपको अपनी कंपनी में फर्नीचर चाहिए 10,000 रुपीज़ का, ठीक है, तो वो आपने क्या किया है? उधार पे खरीदा है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे जैसे हम उधार पे गुड्स सोल्ड करते हैं, उसी तरह कंपनीज क्या करती है? उधार पे गुड्स परचेज भी करती है अनदर कंपनी से, अनदर सप्लायर से। देखो, जिसको हम गुड्स सोल्ड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कस्टमर्स, और जिनसे कंपनी गुड्स परचेज करती है वो क्या कहलाते हैं? सप्लायर्स। क्लियर? तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी भी, जो हमारी फर्म है वो क्या कर रही है? गुड्स को परचेज कर रही है और इमिडिएटली पेमेंट कर रही है। सपोज हम अभी पेमेंट नहीं करें, हम पेमेंट करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 5 मंथ्स। क्लियर? तो अभी हमने पेमेंट नहीं करी, हम पेमेंट बाद में करेंगे, बट हमारी फर्म ने क्या कर लिया? गुड्स परचेज कर लिए हैं उधार पे। क्लियर? तो हम पेमेंट बाद में करेंगे। तो ये किस तरीके से डिफाइन करेंगे? क्रेडिटर इज अ पर्सन
बाय whom, goods purchase on credit by the firm। यहाँ पे ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, क्रेडिट 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 क्रेडिट। यहाँ पे आपने, आपकी फर्म ने गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किए हैं और इस पर्सन से आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं। क्लियर? तो ऑब्वियसली अगर आपने उधार पे कुछ चीज़ खरीदी है तो अभी आपने पैसे नहीं दिए, ऑब्वियसली उधार पे खरीदो, आप पैसे नहीं दोगे तो ये लोग आपसे फ्यूचर में पैसे लेंगे। ये आपके ऊपर कर्ज हो गया। क्या हो गया? कर्ज हो गया। आपको पैसे चुकाने हैं इस पर्सन के। क्लियर? तो ये अब कर्ज हो गया तो दैट बिकम्स योर लायबिलिटी। तो क्रेडिटर इज एग्जाम्पल ऑफ लायबिलिटी। बट लायबिलिटीज अगेन इज ऑफ टू टाइप, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो ये किसके अंदर आएगा? आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर, क्योंकि आप करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिनको आप विद इन 1 ईयर तो पे कर ही देते हो। तो सिमिलरली अगर आप किसी से गुड्स उधार पे खरीद रहे हो तो आप विद इन 1 ईयर तो इसको पे कर ही दोगे। तो क्रेडिटर इज एग्जाम्पल ऑफ योर करंट लायबिलिटीज। क्लियर? डन? नाउ कम टू 9th पॉइंट, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग, अब ये ड्राइंग वो ड्राइंग नहीं है, ड्रॉ करने वाला ड्राइंग नहीं, कलरिंग वाली ड्राइंग नहीं है ये। यहाँ पे ड्राइंग का मतलब क्या है? सपोज प्रोप्राइटर, एज यू नो ही इज़ द ओनर, एज यू नो ही इज़ अ बिजनेस। अब हमारे बिजनेस के अंदर कितना कैश है? 50,000 रुपीज़ कैश है। क्लियर? अब इस 50,000 रुपीज़ में से मैं, मतलब ओनर, 10,000 रुपीज़ क्या कर रही हूँ? विड्रॉ कर रही हूँ। अब ये 10,000 रुपीज़ में क्यों विड्रॉ कर रही हूँ? बिकॉज आई नीड टू पे द फीस ऑफ माई चिल्ड्रन। मुझे फीस पे करनी है चिल्ड्रन की फीस। अभी जो फीस पे कर रही हूँ मैं अपने चिल्ड्रन की, इट्स नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस। यानी कि मैंने बिजनेस के अंदर से 10,000 रुपीज़ मनी, ध्यान रखना अभी फ़िलहाल मैं मनी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, 10,000 रुपीज़ मनी विड्रॉ करी है और उन 10,000 रुपीज़ को मैं स्पेंड कर रही हूँ नॉट फॉर द बिजनेस पर्पस बट फॉर माई पर्सनल पर्पस, फॉर माई पर्सनल एक्सपेंसेस। सो वो जो अमाउंट मैंने विड्रॉ किया है, जो 10,000 रुपीज़ मैंने विड्रॉ किया है, दैट इज़ योर ड्रॉइंग। इसको मैं क्या कंसिडर करूँगी? ड्रॉइंग कंसिडर करूँगी। राइट? अब ज़रूरी नहीं है कि मैं बिज़नेस से सिर्फ गुड्स ही कैश ही विड्रॉ कर रही हूँ। अब सपोज़ ये गुड्स हैं, सपोज़ मैं शूज़ में, जो मेरा बिज़नेस है वो शूज़ में डील करता है। राइट? अब मैंने क्या किया है? मैंने बिज़नेस के अंदर से शूज़ निकाल लिए फॉर माई चिल्ड्रन, गुड्स निकाल लिए मैंने, 20,000 रुपीज़ के गुड्स निकाल लिए, गुड्स। अब ये गुड्स ध्यान रखना, मैंने सेल नहीं किया कस्टमर को, ये गुड्स मैंने बिजनेस के अंदर से विड्रॉ कर लिए फॉर माई पर्सनल यूज़, ये मैं अपने चिल्ड्रन को दूंगी। तो अब पहले मैंने कंपनी से क्या निकाला था? कैश, और अब मैंने क्या निकाले? गुड्स। तो टोटल मैंने कितने के अमाउंट निकाल लिया? 30,000 रुपीज़ का। दैट इज़ योर ड्राइंग। तो अब मैं आपको डिफाइन करती हूँ। देखो, ड्राइंग का मतलब ये नहीं है कि मैं बिजनेस के अंदर से सिर्फ कैश निकाल सकती हूँ। ड्राइंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड। जैसे अब यहाँ पे मैंने गुड्स निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए। अब जो गुड्स हैं दैट इज़ नॉट अ कैश, इट्स अ काइंड फॉर्म में है ये। तो ड्राइंग इज़ द अमाउंट विच इज़ विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और द ओनर और द बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज़। एक ओनर बिजनेस के अंदर से अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी कैश, गुड्स, थिंग्स विड्रॉ कर रहा है, क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। क्लियर? तो जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज ड्राइंग, तो आपके मन में एकदम से जाना चाहिए पर्सनल यूज़ के लिए भी पैसे निकाल रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाल रहा है। क्लियर? तो वो क्या कहलाती है? आपकी ड्राइंग कहलाती है। डन? ना कम टू लास्ट पॉइंट, 10th, बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब आप अपना सेकंड चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आप देखोगे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो सबसे फर्स्ट बेसिक टर्म होगी। राइट? बट ये मैंने यहाँ पे इसलिए लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि अब ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। क्लियर? अब हम ये जो बिजनेस के अंदर हम क्या बना रहे हैं? अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अब
इस यहाँ पे दो टर्म है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस आपको क्लियर है। अभी जो वर्ड है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं लेन देन। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप बिजनेस के अंदर कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो, कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो, आप गुड्स सेल कर रहे हो, क्लियर। तो ये लेन देन हो रहा है। लेन देन मीन्स आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपके पास क्या आया, फर्नीचर है, आपने क्या दिया, कैश दिया, क्लियर। तो ये जो लेन देन हो रहा है, इन लेन देन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। बिजनेस के अंदर हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रांजेक्शन, क्लियर। अब इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक्टिविटी का मीनिंग आपको क्लियर है, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर परफॉर्मिंग समथिंग, क्लियर, दैट इज एक्टिविटी। अब एक्टिविटी के आगे मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया, इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक मीन्स अगर किसी एक्टिविटी के अंदर मनी इन्वॉल्व है तो वो कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी आपकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच changes the financial position, which changes the financial position of the business. अब position, for example academic position, अगर मैं आपसे पूछूं what is academic position of your in your class, academic position means मैं आपकी पढ़ाई रिलेटेड पोजीशन पूछ रही हूँ, बट यहाँ पे मैं किसकी पोजीशन की बात कर रही हूँ, फाइनेंशियल पोजीशन की, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट योर पोजीशन विच इज रिलेटेड टू द मनी, क्लियर। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म और विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैश है, आपको पास कैश कितना है, 50,000 रुपीज़ का कैश है। अब आपने क्या किया, एक फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपीज़ का, तो अब फर्नीचर परचेज किया, दैट इज योर ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन से पहले आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, आपके पास कितना कैश है, 50,000 रुपीज़ कैश है, दैट इज योर पोजीशन। बट अब आपने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करी, आपने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपीज़ का कैश में, तो जो आपका कैश है वो 10,000 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपका कैश कितना बच गया, 40,000 रुपीज़। तो आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, लिखा है ना, विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई फ्रॉम 50 to 40। और ये चेंज क्यों हुई है, क्योंकि आपने क्या परफॉर्म करी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की है, यानी कि आपने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है, डन। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे लेन देन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, डन। तो अब ये हमारी आज हम सेशन में सिर्फ यही 10 आइटम्स कवर करेंगे। अब ये सारी हमारी 10 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हो चुकी है। अब फटाफट ले लेते हैं इनका एक क्विक रिकैप। सो बिजनेस, फर्स्ट इज बिजनेस, बिजनेस फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज, वन इन द सेम थिंग। आपके माइंड में जाना चाहिए ये। आप जब पढ़ोगे फर्म, तो फर्म मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। सेकेंड इज प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, बिजनेसमैन who is going to start the business. Goods in which a particular business is dealing, जिसमें हमारा बिजनेस डील कर रहा है, वो क्या कहलाती है, आपकी गुड्स कहलाती हैं। एसेट्स, एसेट्स बिजनेस की क्या कहलाती है, संपत्ति, जिस पे आपका हक होता है, जो आपकी चीज़ कस्टडी में होती है, जो आपसे बिलोंग करती है, वो क्या कहलाती है, आपकी एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स आपकी दो तरह की होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। जिन एसेट्स को हम बिजनेस के अंदर कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या कहलाती हैं, आपकी नॉन करंट एसेट्स। और जिन एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं विद इन 1 ईयर, वो क्या कहलाती हैं, आपकी करंट एसेट्स। इनको हम सेल नहीं करते, इनको हम बिजनेस के अंदर क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। नेक्स्ट इज योर लायबिलिटीज, लायबिलिटी मीन्स कर्ज, उधार। अगर आपकी फर्म ने किसी से उधार लिया है तो यानी कि आपकी फर्म के ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटीज आ गई, क्लियर। अब लायबिलिटीज अगेन ऑफ 2 टाइप, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। अगर आप लोन जो आपने लिया है, जो उधार आपने लिया है, अगर आप 1 साल के बाद चुका रहे हो उसको, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। और अगर आप विद इन 1 ईयर चुका रहे हो तो वो किस में आएंगे, आपकी करंट लायबिलिटीज के अंदर। नेक्स्ट इज कैपिटल, पूंजी। बिजनेस के अंदर आपका खुद का कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, दैट इज योर कैपिटल। इट इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एसेट इक्वल टू कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। नेक्स्ट डेटर, देनदार।
आपकी फर्म ने कस्टमर को उधार पे गुड्स बेचे हैं तो वो जो कस्टमर है वो क्या कहलाएगा, आपका डेटर कहलाएगा, और उन पैसों पे आपका हक है, और जिस चीज़ पे भी आपका हक होता है वो क्या कहलाती है, आपकी एसेट्स। दैट्स वाई डेटर इज द एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। डन। नेक्स्ट इज क्रेडिटर, लेनदार। अब जैसे आपकी फर्म गुड्स सोल्ड करती है ऐसे आपकी फर्म गुड्स परचेज भी करती है, तो जिन पर्सन से आपकी फर्म ने उधार पे गुड्स परचेज किए वो पर्सन क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर। ये इन फ्यूचर आपसे पैसे लेंगे, आपके ऊपर उधार हो गया, आपने गुड्स उधार पे खरीदा है, ठीक है, तो अगर उधार हो गया दैट बिकम्स योर लायबिलिटी। दैट्स वाई क्रेडिटर इज एग्जाम्पल ऑफ योर लायबिलिटी। नेक्स्ट, ड्रॉइंग। अगर एक ओनर बिजनेस से पैसे या थिंग्स, मनी या थिंग्स विड्रॉ कर रहा है नॉट फॉर द बिजनेस पर्पज बट फॉर द पर्सनल पर्पज, इज नोन एज ड्रॉइंग। डन। लास्ट वन इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लेन देन। जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स यू आर डूइंग समथिंग, इकोनॉमिक मीन्स द एक्टिविटी विच इन्वॉल्व मनी और विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। जो हमारी कंपनी की पोजीशन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लियर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 10 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी भी इन 10 टर्म्स में किसी भी पॉइंट में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। क्लियर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।